और बच्चों कैसे हो आप सभी का एक बार बहुत बहुत वेलकम आपके अपने चैनल नवीन फिजिक्स पर। और पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बेटे। इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने शुरुआत करी थी एक्चुअली, कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और कैसे कैसे चीज़ें चलती हैं, वो सारा हमने पढ़ा था। एक फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, मैं अब शुरू करते हैं बेटे, ठीक है। और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आज की क्लास को करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एक फॉर्मूला होता था बेटे, एफ वेक्टर अपॉन क्यू, ठीक है। मतलब मैंने ये बोला था बेटे कि दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सोर्स चार्ज ऑन द टेस्ट चार्ज। और मैंने बेटे ये भी बताया था कि एक कोई सोर्स चार्ज है, वो एक अपनी फील्ड बनाता है। फील्ड के बाहर एक जगह होती है जिसको इन्फिनिटी बोला जाता है, और जब भी कोई बाहरी चार्ज इस फील्ड के अंदर मान लो बेटा आर डिस्टेंस पे आए, है ना बच्चों। तो प्यारे बच्चों मान लो ये आर डिस्टेंस पर आए तो ये इसको धक्का देगा, और कितनी जोर से धक्का देगा वही तय करता है कि इसकी इंटेंसिटी कैसी है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है फोर्स एक्सर्टेड ऑन द टेस्ट चार्ज, दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई द टेस्ट चार्ज। तो बच्चों इसका फॉर्मूला आया बेटे, खूब अच्छे से चीजों को समझना, मैं बता रहा हूं तो फिर चीजें मुश्किल होंगी नहीं, है ना। बिल्कुल एकदम मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हूं, मतलब आप एकदम फील करो कि मैं आपको हर जगह हर एंगल से हेल्प करूंगा। तो प्लीज इसको एकदम बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज एट डिस्टेंस r इज E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों इसको ध्यान से देखा जाए तो यहां पे कहता है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का मतलब क्या है? तो इसका मतलब तो यही हुआ, मैं अपने लाइव में देख रहा हूं, ठीक है ना। मतलब तो यही हुआ कि आप अगर सेपरेशन को दोगुना बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 हो जाएगा ना बेटे, 2 का स्क्वायर। तो अगर आप सेपरेशन को डबल करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये स्क्वायर लॉ है ना, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों मैंने आपको यह भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को एक वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो बताओ, अगर मैं, चलो यही लिख देता हूं, मैं दोबारा बताता हूं। वी हैव टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म के लिए मैंने बोला था बेटे कि अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप मैग्नीट्यूड लिखो, इनटू में डायरेक्शन लिख दो, है ना। तो मैग्नीट्यूड तो कितना होता है बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड का? तो आप बोलोगे सर दिस इज वेरी सिंपल, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और डायरेक्शन कैसी होती है? तो आपको पता है ना बेटे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो अलोंग द लाइन होता है। तो अलोंग द लाइन को हम लोग आर बोलते हैं। और बेटे आपको पता होना चाहिए कि आर वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होता है, ठीक है। तो बाहर की तरफ है तो आर कैप, और अंदर की तरफ है तो माइनस आर कैप। आप समझ लो, मतलब मैं यहां बोलूंगा दिस इज आर कैप। हमें नहीं पता कि क्या है कैसे, इसलिए उसको मेरे को छोड़ देंगे अभी, कोई बात नहीं। तो आर कैप का मतलब क्या होगा बेटे? के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे लिखी जाती है? तो आप जानते हो कि किसी भी वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को लिखने का तरीका है वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड। तो क्या आंसर आया बेटे? के क्यू बाई आर की पावर 3 इंटू आर वेक्टर, है ना। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ वेक्टर। ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक वेक्टर के रूप में, ठीक है बेटे। अच्छा, इस फॉर्मूले की गजब की इंपॉर्टेंस है, इस फॉर्मूले की गजब की इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है? गजब की ये इंपॉर्टेंस है भाई साहब, कि ये कहता है कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। चेक करो, अगर पॉजिटिव है बेटा तो ये तो पॉजिटिव है, तो ई और आर दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। और ये कहता है अगर क्यू नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर वेक्टर के ऑपोजिट होगा। मतलब क्या है, मैंने क्या बताया? आर वेक्टर हमेशा पोजीशन वेक्टर होता है, और आर वेक्टर हमेशा जहां से लोगे वहां से बाहर होता है। तो मान लो बेटा अगर मैं बोलूं पॉजिटिव चार्ज है तो आर वेक्टर तो हमेशा बाहर होता है, मतलब इसकी फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ होंगी।
और मैंने उस दिन बताया था कि आपको सिमेट्रिक तो बनाना है बेटे, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और अगर माइनस क्यू चार्ज है तो ये कहता है आर वेक्टर तो हमेशा बार होता है, उसकी उल्टी दिशा में होंगी। उल्टे का मतलब ये पिछले लेक्चर का था, लेकिन ये बहुत रिवीजन इसका बहुत जरूरी था, इसलिए हम लोगों ने इसको रिकॉल कर लिया। वेरी गुड। चलिए, तो यहां तक था वेक्टर फॉर्म क्या है, कैसे है, बढ़िया, अच्छी बात। इसको नोट करने के साथ ही अब हम लोग एक छोटा सा पॉइंट, बहुत छोटा सा पॉइंट, बहुत छोटी सी चीज समझेंगे, और वो क्या होने जा रहा है, ध्यान देंगे। किसी ने बोला प्लॉट द ग्राफ, ठीक है, किसका ग्राफ प्लॉट करो, तो बोला गया भाई प्लॉट द ग्राफ ऑफ ई वर्सेस आर स्क्वायर, ई वर्सेस आर स्क्वायर। तो आप कैसे बोलोगे, तो आप बोलोगे देखो सर, ई वर्सेस आर स्क्वायर का ग्राफ फॉर अ पॉजिटिव चार्ज, मैं केस नंबर 1 लेता हूं, फॉर अ पॉजिटिव चार्ज। तो बेटे आप पॉजिटिव चार्ज को पहले यहां रख लो, सपोज करो दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज और दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द आर। तो आप सब जानते हो कि आर के इनवर्सली होता है, क्योंकि फॉर्मूला आपने याद है बेटे, तो आपको पता है कि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। चाहे यहां पेपर में आर भी दे सकता है, उसकी टेंशन ना लो। तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, और जहां आर 0 होगा वहां ई इंफिनिटी होगा, जहां ई 0 होगा, जहां ई 0 होगा वहां आर इंफिनिटी होगा। लॉजिकल भी है ना बेटे, आर इंफिनिटी पे फील्ड 0 होती है। तो इसका ग्राफ, तो हमें पता है कि सर इसका ग्राफ एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप में बनेगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन डायरेक्शन सुनना क्या है बेटे। तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड होती है वो कैसे निकलती है, बताना बेटे, बाहर। बाहर का मतलब देखना बेटे, इस डायरेक्शन को हम आर प्लस बोलेंगे, तो इस डायरेक्शन को आर माइनस। अरे बेटे होता है ना मैथ्स में, राइट साइड प्लस होता है, लेफ्ट साइड माइनस होता है। तो एक बात बताओ, जब डायरेक्शन पॉजिटिव है तो फील्ड भी बेटे प्लस में ही जा रहा है, और जब डायरेक्शन नेगेटिव है तो फील्ड भी नेगेटिव में ही जा रहा है। मतलब कि सर फील्ड एक तरफ नहीं, फील्ड दोनों तरफ होता है। जब डायरेक्शन पॉजिटिव है तो फील्ड भी पॉजिटिव में है, टच नहीं कराना बेटे, और जब डायरेक्शन नेगेटिव है तो फील्ड भी नेगेटिव में। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सो दिस इज द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लस क्यू चार्ज। एक प्लस क्यू चार्ज का ये फील्ड है। शाबाश बेटे। मैं चाहूंगा कि मुझे बच्चे एक बात का जवाब दें। अगर मैं यही सवाल, पहले इसको लिख लो, आप फटाफट लिख लो बेटे, लिख लो, ठीक है। अब मैं बच्चों से बोलूं बेटा मेरे को यही सवाल माइनस क्यू के लिए बताओ, तो तुम बोलोगे सर प्लस क्यू हो चाहे माइनस क्यू हो, तुम बोलोगे प्लस क्यू हो चाहे माइनस क्यू हो, बिहेवियर तो सेम ही है, दूर जाने पे फील्ड तो घटती ही है, लेकिन फर्क क्या है देखो। फर्क बस बेटे यहां पर आएगा, वो क्या आएगा मैं दिखाता हूं। फर्क ये आएगा कि सर अगर माइनस क्यू चार्ज है तो उसकी फील्ड तो ऐसे आती है, तो जब आर पॉजिटिव है तो फील्ड इस तरफ है, नेगेटिव की तरफ है, और जब आर नेगेटिव है तो फील्ड पॉजिटिव की तरफ है। तो अगर मैं बोलूं बेटा इसका ग्राफ बनाओ, आर पॉजिटिव आर नेगेटिव, शाबाश, कुछ बच्चे बहुत सही सोच रहे हैं, वेरी गुड बेटे, ई पॉजिटिव ई, वेरी गुड वेरी गुड। और यहां पर हमने किसको बिठा रखा है प्रभु, माइनस क्यू। तो बोलो जब आर पॉजिटिव है तो फील्ड नेगेटिव दिखाना है, जब आर पॉजिटिव है तो फील्ड, समझ गए आप? इसको मैं समझ जाना, थोड़ा सा टच नहीं करेगा, ठीक है। और जब आर नेगेटिव है तो फील्ड पॉजिटिव में जा रहा है, टच नहीं करना, यह ध्यान रखना। क्लियर है बच्चों? तो इस चीज को बिल्कुल दिमाग में रखना है। एंड दिस इज द ग्राफ फॉर नेगेटिव चार्ज। तो इसको अभी कभी याद कर लो बेटे। अगर पॉजिटिव चार्ज था तो ग्राफ किस क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट और थर्ड। पॉजिटिव, अब डायरेक्ट खींचेंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो ग्राफ किस क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट एंड थर्ड, और नेगेटिव चार्ज है तो ग्राफ किस क्वाड्रेंट में था, सेकंड एंड फोर्थ। याद कर लो तो बड़ा अच्छा, नहीं याद करो तो लॉजिकल है मेरे भाई, तुरंत कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं, बिंदास फोड़ सकते हो, अगर तुम्हें लॉजिक है उड़ा दोगे भैया पेपर में सवाल। ठीक है सर, लिख लें इसको।
चलिए, तो ये बात भी अपनी बहुत अच्छी हो गई कि ठीक है सर, हमें समझ आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे बनता है फॉर एन इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है, अब मान लो मैं तुम्हें एक सवाल पूछूं कि बेटा दो चार्ज है, ठीक है, और ये इनके बीच की दूरी है r। तो बेटा एक बात बताओ, इसका एक बात बता, इसकी फील्ड कैसे निकलेगी? तो तुझे पता है इसकी फील्ड तो चारों तरफ बाहर ही निकलती है और इसकी फील्ड भी बाहर ही निकलेगी। तो मतलब बीच में कहीं एक जगह ऐसा होगा जहां इसकी फील्ड इस तरफ होगी और इसकी फील्ड इस तरफ होगी। मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसा जगह होगा जहां पर इनके कारण नेट फील्ड कितनी होगी बेटे? 0। अरे नेट फील्ड, वो रामायण वामायण नहीं देखते थे सर, इधर से एक तीर आया, इधर से तीर आया, ऐसा बम गायब हो गया। वैसा ही इधर से तीर आया, इधर से तीर आया, बम गायब हो गया। लेकिन भैया गायब तभी होंगे जब दोनों तीर की ताकत बराबर हो ना। वो याद नहीं है, देवताओं के तीर चलते थे तो वो नहीं गायब होते थे, वो फोड़ देते थे। तो जो तीर ताकतवर होगा दूसरे को मार देगा, लेकिन कटने के चांस वहां है जब दोनों तीर बराबर हो जाए। तो ऐसे आएगा और बम गायब। तो सर कहीं ना कहीं बीच में एक ऐसी जगह होगी जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि डायरेक्शन तो अपोजिट है। तो जहां बराबर हुआ कट खत्म। तो इस डिस्टेंस को अगर मैं x मान लूं तो इसको r माइनस एक्स मान लो। तो आप लोगों ने एक बात तो बेटे कंफर्म कर ही दिया ना कि सर डायरेक्शन तो अपोजिट है ही है। ये तो आप लोगों ने पक्का कर ही दिया। हाँ सर ये तो पक्का है। तो बस अगर हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं पर 0 होगा जहां पर लेफ्ट वाले के फील्ड का मैग्नीट्यूड और राइट वाले के फील्ड का मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो जाएगा। अरे भैया जहां दोनों बराबर होगा खत्म। तो लेफ्ट वाले का मैग्नीट्यूड बोल बेटे, यहां से हमने माना है ये जगह x पर है, तो इसकी फील्ड होगी के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, मैग्नीट्यूड है ना बेटे, और उसकी होगी के क्यू बाई आर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये निपट जाएंगे भाई साहब। x विल बी इक्वल टू तो x इज इक्वल टू, मतलब एक कमाल की बात है कि हां एक ऐसी जगह होगी जहां पर दोनों चार्ज हैं, हर चार्ज फील्ड पैदा करता है। यहां पर दो चार्ज है तो यहां भी हर जगह फील्ड है, लेकिन फिर भी बीच में एक ऐसी जगह है जहां फील्ड नहीं है, एंड दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रल पॉइंट। तो एक बार न्यूट्रल पॉइंट की डेफिनेशन लिखना बेटे, मैं क्या बोल रहा हूं लिखो। न्यूट्रल पॉइंट, द लोकेशन नियर बाय द चार्जेस, चार्जेस के आसपास का वह लोकेशन वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट बेटे क्योंकि इकलौता चार्ज तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, लेकिन नेट 0 हो सकता है। तो मैंने बोला द नियर बाय लोकेशन अबाउट द चार्जेस एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। मजा तो भी तब आएगा बेटे जब हम इसका क्या प्लॉट करेंगे, ग्राफ, तब बहुत आनंद आएगा सर। तो इसका एक बार थोड़ा सा ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखना बेटे। इसका ग्राफ यहां प्लॉट करूं, क्या करता हूं, मजा आएगा। एक ऐसा बनाता हूं, प्यारे बच्चों, ये r माइनस है और ये बेटे r प्लस है। ये बेटे आपको पता होगा E प्लस हो गया है ना, और ये हो गया E माइनस। वेरी गुड बेटे, एक काम कर, एक यहां रख ले चार्ज और एक यहां रख ले चार्ज, एक यहां रख ले और एक यहां रख ले, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है बेटे, r। सेम प्लॉटिंग होगी। अब जरा इसका ग्राफ बनाना बेटे, इसका ग्राफ बनाओ, बड़ा आनंद आएगा। ग्राफ बनाओ। किसी को याद है क्या पॉजिटिव चार्ज का कहां बनता था? पॉजिटिव चार्ज का बनता था फर्स्ट और थर्ड में। फर्स्ट कुछ ऐसा और थर्ड में, और फिर ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका भी कहां बनेगा बेटे? इसका भी बनेगा फर्स्ट और थर्ड में। तो कैसे बनेगा बताओ। तो इसका बनेगा, अब यहां से इसके लिए फर्स्ट ये है, फर्स्ट और थर्ड। ये देखो इसकी फील्ड कम हुई, यहां दोनों जुड़ रहे हैं, और जहां जुड़ रहे हैं
वो जगह वो है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। और कहां जुड़ रहे हैं, तो ये पता है आपको बाय डिफॉल्ट कि ये r/2 है और ये भी प्यारे बच्चों r/2 है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हो? दिस इज द ग्राफ, क्योंकि आपको मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज है, खट खट फर्स्ट और थर्ड में होगा, पॉजिटिव चार्ज है फर्स्ट और थर्ड में होगा, और ये देखो जुड़ता हुआ जा रहा है, मतलब हाँ इनके बीच में एक ऐसी जगह होगी जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। कोई डाउट वाली बात होनी भी नहीं चाहिए इस चीज में। अगर आपने लिख लिया तो मैं थोड़ा सा एक और बढ़िया सवाल पूछता हूं, बहुत मजा आने वाला है, इसको लिख लो एक बार। मान लो, मिटाता हूं, ठीक है, बहुत मजे से पढ़ो, मैं बता रहा हूं बहुत मजे से पढ़ो, एक एक चीज मैं आराम आराम से बताऊंगा, बस सुनने की क्षमता होनी चाहिए। मैंने बोला बेटा Q और -Q चार्ज ले ले, अब बता क्या होगा। तो तू क्या बोलेगा, सर इसके बीच में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा ही नहीं, क्योंकि सर इसकी फील्ड हमेशा ऐसे होगी, इन बीच की बात कर रहा हूं, और माइनस की फील्ड भी हमेशा उसके पास ही होती है, तो दोनों की फील्ड तो एक ही तरफ है, तो कटेगा थोड़ी। कोई चीजें कब कटती हैं बेटे, जब उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, इतना तो लॉजिकल बात है। तो मतलब हम बाय लॉजिक भी समझ सकते हैं कि इसके बीच में कहीं भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा इन बिटवीन। पहले इन बिटवीन की बात कर लेते हैं, ठीक है, बाकी फिर मैं न्यूट्रल पॉइंट पे और भी डिटेल में सवाल लूंगा, लेकिन पहले हम यहां समझते हैं। तो बीच में कहीं भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा, तो क्वेश्चन आया प्लॉट द ग्राफ। लेट्स प्लॉट द ग्राफ। आप भी कॉपी खोल करके मेरे से पहले प्लॉट कर लो, वीडियो पॉज कर दो यार, मैं चुप हो जाऊंगा भाई, वीडियो का तो ये फायदा है भाई। यस, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस। अब बताओ, पॉजिटिव चार्ज ये डिस्टेंस r/2 पे रखा, r है, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड कहां कहां होती है? फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज की फील्ड फर्स्ट, बोलते नहीं है बच्चे, और थर्ड, ये हुई ना बात। और नेगेटिव की फील्ड कहां होती है? सेकंड और फोर्थ। हाँ शाबाश, सेकंड, देखो जुड़ गए ना, और फोर्थ। कितने बच्चों के सर से तो बाउंसर चला गया होगा भाई साहब, भिन्ना गया होगा दिमाग, क्या पढ़ा दिया भाई। अरे भैया कुछ नहीं पढ़ाया, बहुत बेसिक चीजें पढ़ाई हैं, आप ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं है। क्यू और माइनस, ग्राफ चीख चीख के कह रहा है भैया फील्ड घटेगी घटेगी और फिर फील्ड बढ़ने लगेगी, लेकिन कहीं भी ऐसा लोकेशन नहीं आएगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो आप चाहो तो इस बात को एक पॉइंटर बना के भी लिख सकते हो बेटे, कि अगर दो चार्जेस सिमिलर नेचर के हैं, प्लस क्यू हैं या माइनस क्यू हैं, तो कहीं बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। लेकिन अगर दोनों चार्जेस ऑपोजिट नेचर के हैं, तो बीच में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता। ताकत तो चेंज होगी ही ना, लेकिन कहीं 0 नहीं होगा, इस बात को भेजे में छाप लेना है। चलो वेरी गुड। अभी थोड़ी और मेहनत करते हुए वीडियो को पॉज मार के छाप लो, फटाफट छापो। चलो भाई, अब थोड़ी सी और मेहनत करते हुए थोड़े थोड़े इसके एप्लीकेशन और मन कर रहा है बच्चों से डिस्कस करा जाए। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिनल फॉर्मूला था मैग्नीट्यूड का फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज। तो बेटे यहां से फोर्स का एक फॉर्मूला बनता है, F इज इक्वल टू क्यू। ये फॉर्मूला क्या कहता है? पहले तो एक बात बताओ यार, पता नहीं क्यों मुझे ये फॉर्मूला किसी पुराने फॉर्मूले की याद दिला रहा है। भगवान जाने तुम्हें दिला रहा है कि नहीं, वो मुझे तो दिला रहा है भाई। ये फॉर्मूला कहता था जब ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई मास रखोगे तो फोर्स लगेगा mg। तो ये भी तो वही कह रहा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखोगे तो फोर्स लगेगा QE। बात में क्या फर्क है भाई, बात तो वही हो रही है। तो बिल्कुल ही सेम सा है बेटे। एक छोटा सा मैं सवाल अगर पूछ लूं, मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, एक बॉल है,
ठीक है बेटे, और इस बॉल का मास है m, नीचे से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, ठीक है, नहीं नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो ठीक है, नीचे से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव देता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ऊपर की तरफ है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन है हाउ मेनी चार्जेस, घबराना मत, बहुत प्यार से न्यूमेरिकल होते हैं। हाउ मेनी चार्जेस शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉल, चार्जेस को बेटा इलेक्ट्रॉन कर ले, फ्रॉम द बॉल टू बी इन इक्विलिब्रियम। बेटा एक बात सुन, ये बॉल है, ये बॉल है, ये बॉल न्यूट्रल होता है, तो बता इस बॉल पर कौन फोर्स लगाएगा? ग्रेविटी। बढ़िया, ये बॉल है और मुझे पता है कि बॉल पे ग्रेविटी भाई साहब तो खतरनाक रोल प्ले कर रहा है, और कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है? mg। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किस पर लगाता है? चार्ज पर, और फिलहाल तो ये बॉल बेटा न्यूट्रल है, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालें? इलेक्ट्रॉन निकालने से इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। वेरी गुड, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या कमाल होगा सर, इस पर भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, धक्का इसको ऊपर की तरफ देगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं। तो सर मान लिया कि इसमें से n इलेक्ट्रॉन्स को मैंने रिमूव किया, तो बेटा अगर n इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया। कितना आया प्यारे बच्चों? Ne। अरे भूल गए क्या फॉर्मूला? एक इलेक्ट्रॉन के कारण E, दो के कारण 2e, तो n निकाला तो Ne, और निकाला तो इस पर पॉजिटिव ही आएगा। तो माना कि हमने n इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस पर चार्ज आ चुका है Q, और अब इस चार्ज के कारण ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। कितना बेटे? Q इंटू E, और चूंकि बोला है इक्विलिब्रियम में लाओ, तो इक्विलिब्रियम तभी आएगा बेटे जब ये फोर्स इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हम बहुत आसानी से लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम ऊपर लगने वाला फोर्स Fe, नीचे लगने वाले फोर्स mg से बैलेंस होना चाहिए। और क्वेश्चन बहुत मजे से सॉल्व हो गया बेटा। Fe का फॉर्मूला Q इंटू E को मैं 5 ले लेता हूं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट याद है क्या किसी को? F बाई क्यू, न्यूटन पर कूलम। हाँ, तो Ne इंटू E इज इक्वल टू mg। आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा तो n का फॉर्मूला क्या हो गया बेटे? mg बाई m क्या है? बॉल का मास दिया होगा। g, अब g तो पता ही होगा यार, 9.8 वाला यार, तो E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 वाला, और E इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई मतलब मैंने ये बोला कि आज हमें एक बात समझ में आई कि ग्रेविटेशन, जैसे हम लोग बेटे मास हैं, हम ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो हम पे फोर्स लगता है ना, लेकिन हम पर जो ग्रेविटी फोर्स लगाती है वो हमेशा खींचती है। एक छठे माले से चढ़ के कूदो ना, पता चलेगा कितनी ताकत है इस ग्रेविटेशनल फील्ड में। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पर फोर्स नहीं लगता, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पे फोर्स लगता है। वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है और वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। तो रिपल्सिव अट्रैक्टिव हो सकता है, ये बेसिक डिफरेंस है, मैंने ये भी पढ़ा रखा है कूलम्स लॉ में। तो ये इसका पहला एप्लीकेशन रहा, करेक्ट है। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की खासियत क्या है बेटा? आपको मैंने उस दिन बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी अगर आपको रिवाइज नहीं है तो मैं एक बार ये भी मैं करा देता हूं आप लोगों को। क्या खासियत बताया था बेटे? कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाता है, तो मैंने बोला था बेटा F इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर होता है। तो मैंने बोला था बेटा अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स जो होगा इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जानता है बेटे फिजिक्स में ऑब्जर्वेशन का गेम है, अगर तू ऑब्जर्व करता है तो फोड़ देगा। भाई मैं बता रहा हूं फोड़ देगा। मैं अभी जेई का सीरीज शुरू करूंगा, देखना तुम। अगर पॉजिटिव है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, और अगर चार्ज नेगेटिव है, खुद से सोच बेटा, तो खुद से तू कर सकता। अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा इज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लॉजिकल नहीं है। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं बता रहा हूं। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मान ले बेटा कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और इसके रास्ते में प्लस क्यू आ गया, तो इस पर धक्का भी इसी तरफ होगा, और इसके रास्ते में माइनस क्यू आ गया तो माइनस क्यू पर जिधर फील्ड होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। यही तो बताना चाह रहा हूं। माने इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को उसी डायरेक्शन में धक्का देता है,
और नेगेटिव चार्ज को खींच लेता है। ये सिंपल सिंपल बातें हैं, मैंने सब पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है। कोई डाउट हो मैं तो कहता हूं फोन मिला लो यार, क्या इतनी फॉर्मेलिटी है, फोन मिलाओ, डाउट पूछो, व्हाट्सएप करो भाई, इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है, बिंदास आप पूछ सकते हो, बस चीजें आनी चाहिए, ये मेन मुद्दा है। एक सवाल पूछता हूं, बहुत गजब का सवाल पूछूंगा, बहुत मजेदार सवाल पूछूंगा, बताइए। एक पेंडुलम पे एक बॉल हमने हैंग कर दिया, ठीक है बेटे, और बेटे इस बॉल पे चार्ज है Q। अब आपको पता है कि चार्ज Q और इसका मास मान लो M है, तो M मास है तो ग्रेविटेशनल फील्ड बेटा ग्रेविटी को कहां खींच रही होगी, नीचे। अरे मेरा मास M है तो मेरे को धरती नीचे खींचती है ना यार, वही चीज यहां भी है। एक बात बताओ कि इसको मैंने प्लेस कर दिया इन इलेक्ट्रिक फील्ड AI प्लस BJ, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द बॉल। हां, अब दिमाग चकराया, अब बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, कैसे होगा बताओ। तो बहुत सिंपल है बेटा, देखिए क्या कह रहा है, बता, ये कह रहा है कि यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो X में भी है और Y में भी है। अच्छा, तो मतलब X में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी क्योंकि I कैप है, और Y में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी क्योंकि J कैप है। बेटे बताओ इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, A, और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, B। बढ़िया। और यहां पर हमारा मान लो एक रास्ते में चार्ज था प्लस Q। तो बेटा बताओ, अब तो बता दो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे फोर्स लगाता है, पॉजिटिव चार्ज पे उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, Q इंटू A, अरे QE, और पॉजिटिव चार्ज पर उसी डायरेक्शन में, तो ये वाली फोर्स इस पर Q भी लगेगा, मतलब इस चार्ज पर इधर वाले कंपोनेंट के कारण, इधर वाले कंपोनेंट के कारण इधर धक्का लगेगा, ऊपर वाले कंपोनेंट के कारण ऊपर धक्का लगेगा। तो इस पर जो नेट फोर्स होगा, आपको पता है पैरेललोग्राम रूल आप भी जानते हो, इस डायरेक्शन में होगा। और बेटा नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा तो ये बताने की जरूरत नहीं है, नेट फोर्स विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस। 90 का एंगल है, QA का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? तो कुछ बहुत मुश्किल सा नहीं है, कुछ बहुत मुश्किल सा नहीं है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, थोड़ा सा चीजों को समझोगे तो बिहेवियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता। अच्छा एक बात बता बेटे, अगर मैं एक काम करता हूं, ये डायग्राम, मतलब आपने यह डायग्राम कैसा बनाया कि सर देखो एक फोर्स तो इस तरफ और एक फोर्स इस तरफ, ये दो फोर्स इस पर ऐसे लगे, तो नेट फोर्स इस तरफ था, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। किस चार्ज पर बेटा, Q। अब एक बात बोलता हूं बेटे, मान लो सेम चीज में यहां नेगेटिव चार्ज होता, अब बताओ, हां तो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर थी, X में, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कहां लगेगा, Y में, क्योंकि उल्टा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर थी, J में, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा -J में, तो नेट फोर्स इस तरफ हो जाता। तो बेटा अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो नेट फोर्स इधर होता फॉर द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों किस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बिहेवियर शो कर रहे हैं, AI प्लस BJ, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वही है लेकिन पॉजिटिव चार्ज पर बेटे सेम डायरेक्शन में, तो X वाली फील्ड X में धक्का देती, Y वाली Y में देगी। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा बोलो, X वाली फील्ड -X में खींचेगी और Y वाली फील्ड -Y में खींचेगी, तो नेट फोर्स इधर होगा। तो ये बहुत छोटा बिहेवियर है ना यार, लेकिन मैं इतने देर में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जहां होगा वहां फोर्स होगा, किधर होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें आप देख सकते हो। चलो मिटाता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट द इफेक्टिव टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अच्छा बेटा एक बात बता, ये एक बॉल है, सबको पता है सर इस बॉल का के बारे में, चलो मैं डेटा लिख देता हूं, बॉल का मास M है और बॉल पे चार्ज Q है। तो बेटे बताना अगर इस पर चार्ज की बाहर बात नहीं होती तो टाइम पीरियड क्या होता था, आपको पता है सिंपल पेंडुलम का,
L इज द लेंथ। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है कि मैंने यहां पर ना बेटे एक मैंने यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ठीक है। अब पूछा गया फाइंड टी डैश। कैसे सोचें यार, देखो यार इतना मुझे पता है कि इस फॉर्मूले में ना टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन जी, और जी क्या होता था बेटे याद करो, जी इज द वर्टिकल एक्सेलरेशन। वैसे जी के तो और डीप मतलब बताऊं तो जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, वो तो छोड़ो अभी फिलहाल। जी इज द नेट वर्टिकल एक्सेलरेशन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या हुआ होगा यार, तो यार मेरा दिमाग कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से ये पॉजिटिव चार्ज था ना बेटे, तो एक फोर्स ऊपर की तरफ भी आ गया होगा, और नीचे की तरफ तो प्यारे बच्चों mg था ही। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से नेट फोर्स अब चेंज हो गया होगा, और नेट फोर्स शायद चेंज हो गया होगा QE माइनस mg। समझ नहीं आया है? QE माइनस mg, अरे यार ऊपर QE है नीचे mg, तो नेट फोर्स अब चेंज हो गया ना। अगर नेट फोर्स ये है तो नेट एक्सेलरेशन तो यार फोर्स को मास से डिवाइड कर दो भाई, तो नेट एक्सेलरेशन तो ये हो गया होगा। और नेट एक्सेलरेशन चेंज हो गया तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा प्यारे बच्चों, 2 पाई रूट एल बाई QE माइनस mg बाई m। ये हो गया फॉर्मूला। पहले पहले मेरी बात को समझो, सही लिख रहा हूं मैं। लेकिन मैंने यहां पर एक छोटा सा गेम खेल दिया सर। बताऊं क्या गेम खेला? आपने सोचा ऐसा किसी बच्चे ने पकड़ा, मैंने क्या किया पहले ये बताओ। बिल्कुल रियल क्लासरूम वाली फील। देखो सर मैं बेस्ट कंटेंट डिलीवर मैंने ऐसे नहीं कहता हूं, मैं चाहता हूं बेस्ट डिलीवर हो तो हो, बिल्कुल क्लासरूम वाली फील आनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं उसको समझना। मैंने ये लिखा बिल्कुल सही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से नेट फोर्स बदल जाता है, नेट फोर्स के बदलने से नेट एक्सेलरेशन बदल जाता है, तो टाइम पीरियड तो बदलेगा ही बदलेगा। लेकिन भैया यहां गलती आपने क्या किया कि आपने QE माइनस mg लिया, मतलब आपने ये मान लिया है कि QE फोर्स mg से बड़ा था। बेटा अगर QE mg से बड़ा होगा तो ये बॉल पे धक्का तो नेट ऊपर की तरफ होगा, और अगर नेट धक्का ऊपर की तरफ होगा तो भैया रस्सी तो ढीली पड़ जाएगी ना भाई। और रस्सी अगर ढीली पड़ जाएगी तो कभी ऑसिलेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि रस्सी टाइट होगी तभी तो ऑसिलेट करोगे। यार झूला तो देखा होगा भाई, कभी झूला झूला है बेटे जिसमें रस्सी ढीली पड़ी हो? तो ये गलत इसलिए है क्योंकि आपने QE को mg से बड़ा लिया है, और अगर QE mg से बड़ा है तो इस केस में जो रोप है ना बेटे रस्सी, उस रस्सी में स्लैक आ जाएगा, और इस केस में आप ये नहीं कर पाओगे ऑसिलेट। तो आपको यहां मान के चलना है इस केस में कि नेट फोर्स जो है ना, समझ में आया मैंने क्या गेम खेला था, वो mg माइनस QE है। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं समझ रहे हो? क्योंकि mg बड़ा होगा तो नेट फोर्स नीचे होगा। और अब हम बोल सकते हैं ठीक है सर, अगर नेट फोर्स इतना है तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा बेटे, mg माइनस QE बाई m। और नेट एक्सेलरेशन इतना है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई करेक्ट है, करेक्ट है। चलो अच्छा नेक्स्ट वेरिएशन लाऊं क्या, थोड़ा एक वेरिएशन लाऊं क्या, लाऊं 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 लाऊं, बोलो बोलो बोलो, लाऊं। चलो बच्चे बोल रहे हैं हाँ। यार इस Q को ना माइनस Q कर ले। अब बता क्या गेम खेल गया मैं? कुछ गेम नहीं खेला। हाँ शाबाश, कुछ बच्चों ने बहुत सही लिखा है, वेरी गुड। सर आपने ये गेम खेला कि ये माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा दिशा में फोर्स लगाता है। नीचे की तरफ QE है, नीचे की तरफ mg है, तो रस्सी भी टाइट रहेगी। तो इस केस में नेट फोर्स विल बी mg प्लस QE। बस बुद्धि खुल जाए और क्या है यार फिजिक्स में। तो नेट एक्सेलरेशन इज mg प्लस दिस, तो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई रूट एल बाई, फोड़ दिया भाई साहब। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से सवाल किया जा सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? चलो एक और वेरिएशन लाऊं बेटे, आजा। क्या वेरिएशन ला सकते हैं? मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा वेरिएशन, तो मैं इसमें 7-8 तरह के ला दूंगा सर, 7 से 8 तरह के वेरिएशन गाड़ी में रख के घुमा दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा लिक्विड। लेकिन मैं बोर्ड लेवल पे जा रहा हूं। एक और वेरिएशन ला बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा दिया Q चार्ज पे, तो क्या होगा? तो ये मेरे ख्याल से बच्चे तुरंत फोड़ देंगे। अगर इधर लगाओगे तो
अगर ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो बेटे बताना इस पर कितने फोर्स होंगे। तो सर इस तरफ का फोर्स QE हो जाएगा और नीचे में mg तो लग ही रहा है। तो बच्चे समझ ही गए कि अब इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो हो जाएगा रूट अंडर mg का स्क्वायर प्लस q स्क्वायर ई स्क्वायर। तो नेट फोर्स इतना हो गया बेटे, तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा? तो नेट एक्सेलरेशन विल बी रूट अंडर m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस q स्क्वायर ई स्क्वायर बाई m। अब ये तुम्हारा नेट फोर्स हो गया, तो बस सॉरी नेट एक्सेलरेशन हो गया, तो 2 पाई रूट l बाई रूट m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस q स्क्वायर ई स्क्वायर बाई m। दिस इज द फॉर्मूला। समझ गए आप मेरी बात को? हाँ, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा एक सवाल बताओ बेटा, एक बार बताना, मतलब ये बात समझ में, लिख लो आप पहले, इसको लिख लो यार। मतलब एक पेपर में हो सकता है सवाल ऐसा भी पूछ लें कि अगर एक्सेलरेशन बढ़ा, जैसे है ना बेटे ये वाला फॉर्मूले में, अगर एक्सेलरेशन बढ़ा तो टाइम पीरियड घट जाता है ना। ये तो सबको पता है। टाइम पीरियड घटने का मतलब क्या है बेटा? घड़ी स्लो हो गई कि घड़ी फास्ट हो गई? तो टाइम पीरियड घट गया, तो पहले अगर उसको एक चक्कर लगाने में 5 सेकंड लगते थे, तो अब उसको एक चक्कर लगाने में 3 सेकंड लगेंगे, तो घड़ी फास्ट हो गई। ये एक्सेलरेशन बढ़ने से क्या हुआ? टाइम पीरियड घट गया। तो टाइम पीरियड घटने का मतलब क्या है कि पहले जिस चीज को 5 सेकंड में करता था वो 3 सेकंड में कर लेगा। वैसे ही अगर मैं बोलूं बेटा इस चीज में ये चीज घट गई, मतलब टाइम पीरियड बढ़ गया, मतलब जो काम पहले वो 5 सेकंड में करता था अब वो 10 सेकंड में करेगा। मतलब क्या मेरी बात समझ में आ गई सर? क्या मेरी बात बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, चलिए थोड़े और एप्लीकेशन देखते हैं ना, थोड़े और एप्लीकेशन, थोड़ा मजा आएगा फिर। थोड़े और एप्लीकेशन आ जाओ। थोड़े और एप्लीकेशन, बने रहिएगा मेरे साथ, हिम्मत मत हारिएगा। वीडियो पॉज कर लो, पानी पियो भाई, तुम्हारी तो मर्जी है, हमें तो पढ़ाना ही पड़ेगा भैया। तो चलो कुछ ऐसा करते हैं, एक सवाल लेते हैं, आइए। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ठीक है, चलो मैं 2 बना लेता हूं। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बोर्ड का। 2, इसमें यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, और यहां बेटा एक प्रोटॉन रख दिया, और इसमें यहां नेगेटिव कर दिया और यहां पॉजिटिव कर दिया, और यहां पे इलेक्ट्रॉन रख दिया। खुद ही समझदार हो बेटा, ऐसा क्यों किया होगा कि प्रोटॉन तभी तो नीचे गिरेगा जब नीचे नेगेटिव हो, और इलेक्ट्रॉन तभी तो नीचे गिरेगा जब नीचे पॉजिटिव हो। लेकिन यहां पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो ऐसे होगी, आपको पता है डायरेक्शन यार। तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बेटा ई ही है, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, लेकिन यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ तो ई ही है, ठीक। और इनके बीच का गैप जो है ना, ये जो गैप है, ये सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, दिस इज एल। तो क्वेश्चन पूछा इन लोगों ने, बताओ विच फॉल्स फास्टर। यार एक बात बता, मेरी एक बात सुन, यहां पे ग्रेविटी को इग्नोर करना है, ठीक है ना, जी इज इग्नोर्ड। यार एक छोटे सा पॉइंट बता यार, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड एक ही जैसा है ना? है तो एक ही जैसा ना बेटे, बस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या वो खींच भी सकता है और धकेल भी सकता है, लेकिन है ना, लेकिन मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फील्ड तो हमेशा खींचेगा। तो एक बात बता यार, मैं अगर तेरे से इसके बारे में पूछूं, बेटा बता ये नीचे गिरेगा क्या? तू बोलेगा हाँ गिरेगा, मैं बोलूंगा क्यों? तो लेट अस डू द एनालिसिस। मैं बोलूंगा बेटा नीचे गिरेगा क्या? तू बोलेगा गिरेगा। मैं बोलूंगा बेटा कितनी फोर्स लगेगी? तू बोलेगा Q इंटू ई लगेगा। मैं बोलूंगा बेटा ये गिरेगा क्या? तू बोलेगा हाँ गिरेगा। मैं बोलूंगा कितनी फोर्स लगेगी? बोलेगा Q इंटू ई लगेगी, लेकिन किस डायरेक्शन में लगेगी? वाई डायरेक्शन में लगेगी। शाबाश। फिर मैं बोलूंगा बेटा बता अगर फोर्स लगेगा तो क्या पैदा होगा? तो बोलेगा फोर्स लगेगा तो सर जी एक्सेलरेशन पैदा होगा, उसको खाली मास से डिवाइड कर दो। अब एक्सेलरेशन आ गया तो एक बात बता बेटा, ये एक्सेलरेशन वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? कांस्टेंट। ये जरूर ध्यान रखना है, कांस्टेंट है ना, Q इज कांस्टेंट, E इज कांस्टेंट, ms। तो उसको वहां से यहां गिरने में कितना टाइम लगेगा? तो ये फॉर्मूला हम सब जानते हैं, UT प्लस हाफ। बेटा कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक चीजें हैं। y कितना गिरना है बेटे? L। uy कितना था? 0, क्योंकि तुमने रिलीज किया है, प्लस हाफ। ay कितना है बेटे? QE बाई m इंटू टी स्क्वायर। क्या टाइम का फॉर्मूला बना लिया हम लोगों ने? भाई गजब कर दिया भाई साहब, भाई गजब कर दिया, टाइम का फॉर्मूला बना लिया भाई। 2ml बाई, देख लो भैया ठीक ठाक बना रहा हूं ना यार, कुछ गलती तो नहीं है।
ठीक है ना बेटा? अगर ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला चीख चीख के कह रहा है टाइम कई बातों पे डिपेंड करता है, और ध्यान से देखे तो टाइम इज प्रोपोर्शनल टू रूट एम बाई रूट क्यू। तुम बोलोगे सर यही क्यों लिया? क्योंकि भैया दोनों के लिए एल सेम था, भैया दोनों के लिए ई भी सेम था। कमाल की बात यह है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है तो यहां एक चीज और सेम है। हमें तो समझ नहीं भाई क्या सेम है? अरे क्या सेम है? चार्ज। तो इसको भी भगाओ। टाइम इज ओनली डिपेंडेंट ऑन मास, और मास ऑफ प्रोटॉन इज मच 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 लार्जर देन इलेक्ट्रॉन। बहुत भारी होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से, 1836 गुना भारी होता है। तो मतलब टाइम ऑफ प्रोटॉन इज मच 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 लार्जर देन। तो बोल बेटा किसको आने में ज्यादा समय लगेगा? प्रोटॉन को बहुत टाइम लगेगा, इलेक्ट्रॉन को बहुत कम टाइम लगेगा। विच फॉल्स फास्टर? इलेक्ट्रॉन। कौन तेजी से गिरता हुआ नीचे? और इसका फील भी है, चार्ज सेम, सब सेम, फोर्स सेम। तो बता बेटे कौन जल्दी से नीचे आएगा? जो हल्का होगा। जो हल्का होगा वो बहुत तेजी से नीचे आएगा। तो मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है इसलिए ऐसा। नहीं तो आप मैथमेटिकली कर लो। अब मान लो बेटा यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ना दे करके प्रोटॉन की जगह कुछ और दे देता, हीलियम दे देता। मैं एक बात करता हूं, ये पहले लिख लो, पहले लिख लो। मान लो इस साल हम बोर्ड का पेपर देने गए, और नसीब तो अपना खराब रहता ही है भाई, लक है तो अपना तो खैर खराब ही चलता भैया। तो गए पेपर में और हम तो पूरा रट वट के गए कि भाई ई पी 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 ई ई, लेकिन उन्होंने क्या किया कि बोला भैया यहां पर है ना वो हीलियम है। सॉरी भाई गलती से हीलियम है भाई। अब तो अपना सारा फंडा ही फेल हो गया। भाई फंडा नहीं फेल हुआ ना, फंडे सारे यही हैं, बस हीलियम में क्या है कि अब हम बोलेंगे सर कि इन दिस केस टी इज प्रोपोर्शनल टू रूट एम बाई रूट क्यू। क्योंकि बेटे आपको पता होगा हीलियम और इलेक्ट्रॉन का मास भी अलग अलग होता है ना, है ना, और चार्ज भी अलग अलग होता है। तो आप उस रेशियो को पता कर सकते हैं। हीलियम मतलब अल्फा ही हुआ ना बेटे, तो चार्ज डबल होता है और मास 4 गुना। तो आप रिलेशन कर लोगे ना यार कि हाँ हाँ ठीक है सर। लेकिन यहां पे आप केवल ये नहीं बोलोगे टी इज ओनली प्रोपोर्शनल टू मास। क्यों? क्योंकि सर चार्ज भी अलग अलग हो गया। तो आप ठीक है, एक बार आप लिखोगे टाइम पीरियड ऑफ हीलियम, तो लिखोगे सर प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ हीलियम। फिर एक बार लिखोगे टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर बेटा आप चाहो तो इक्वल टू लगा लेना थोड़ी देर के लिए, कोई भी कांस्टेंट के डाल देना ना, कोई बात नहीं। फिर आप दोनों को डिवाइड कर लेना, डिवाइड करते ही आपका आंसर आ जाएगा। मतलब मैं यही कह रहा हूं कि बुद्धि खोल के रखो कि टाइम किस पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि टाइम केवल मास पे ही करता, नहीं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के केस में चार्ज सेम है तो खाली मास पे करेगा, लेकिन इस केस में चार्ज भी अलग है मास भी अलग है तो ऐसा करेगा। हाँ लेकिन बाकी चीजें कांस्टेंट ही, एल दोनों के लिए सेम है, ई दोनों के लिए सेम है, तो ठीक है भाई। अच्छा एक छोटा सा और सवाल, मिटा दूं इसको बेटे? चलो एक छोटा सा मन में सवाल आ रहा है। क्या आ रहा है मेरे मन में? मान ले मैं पूछूं एक छोटा सा ऐसे 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 कि एक बॉल को हमने ऐसे फेंका और इस बॉल पर मास m था और चार्ज q था। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। ऐसे ही पूछ रहा हूं, वैसे ये बोर्ड में नहीं आएगा कहां रेंज। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पहले बताना बेटे, क्या था बोलना? 2u। क्योंकि हम लोग उसको ग्रेविटेशनल, अब यहां पे कहता है ना कि हमने यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिरा रखी है भाई, ऊपर से बारिश हो रही है तो ग्रेविटेशनल फील्ड तो था ही, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना भैया, यही तब से पढ़ा रहा हूं। तुम बोलोगे देखो सर इस पर mg तो लगता ही था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो QE भी लगेगा, और पॉजिटिव चार्ज है तो बेटा क्या बताया था, जिस डायरेक्शन में फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा, तो इतना फोर्स लगेगा। लेकिन हमें फोर्स नहीं, हमें तो एक्सेलरेशन चाहिए। तो अब जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी mg, मास से डिवाइड कर दे। तो इस केस में तू बोलेगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा 2u sin थीटा बाई mg प्लस, मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी आपको। तो इन सभी सवालों में जैसे मैं रेंज पूछ लेता बेटे, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता था याद है ना? तो रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी में वहां भी क्या चेंज हुआ? जी ही चेंज हुआ। मैक्सिमम हाइट पूछ लेता u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, u वही है थीटा वही है, उस केस में भी क्या चेंज होता बेटा? जी ही चेंज होता। अब मान ले बेटे मैं बोलता इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लगाया, समझना, मान ले मैं यहां बोलता कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड
ऊपर की तरफ लगाया तो कई बच्चे तो बेहोश हो जाते, मुझे पता है कई बच्चे तो बेहोश ही हो जाते, बोलते क्या पढ़ा रहा है मास्टर, समझ ही नहीं आ रहा भाई। तो समझना पड़ेगा ना भैया, ये समझना पड़ेगा अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगाता तो इस पर फोर्स कितना होता बताओ। तो इस पर तब फोर्स होता mg और ऊपर की तरफ होता QE। लेकिन चूंकि बॉल नीचे आ रही है तो तुमको पता है कि mg QE से बड़ा रहा होगा, तो mg माइनस QE यही आपका नेट फोर्स होगा। ये लाइन नहीं समझ में आई क्या? अरे बेटा बॉल नीचे आ रहा है तो बता बॉल नीचे तभी आएगा ना जब उस पर नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा। अब मान लो तू ये बोल दे कि QE बड़ा है तो नेट फोर्स ऊपर होगा, तो बॉल तो ऊपर ही चली जाएगी। तो ठीक है भाई, QE ऊपर लगा, mg नीचे लग रहा था, लेकिन QE mg से छोटा था तो नीचे वाली फोर्स थोड़ी कम हो गई, तो कम हो गई तो ठीक है भाई, नेट एक्सेलरेशन जो है वो आपका mg इतना हो गया। तो उस केस में आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा 2u sin थीटा बाई a नेट। a नेट पुट नहीं कर लेगा बेटे, यहां से उठा के पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या चल रही बात? मतलब आज मैंने पूरे 1 घंटे का लेक्चर लगभग इसी पर निकाल दिया कि फोर्स कैसे लगता है। लगभग मैंने 1 घंटे का लेक्चर इसी कथा कहानी में निकाल दिया कि फोर्स कैसे लगता है ना। अच्छा, एक छोटी सी बात और कर लूं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पर मीडियम का असर पड़ता है? एक मन में एक सवाल आया, तो लिखिएगा इफेक्ट ऑफ मीडियम, हेडिंग डालना, ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा एक बात बता, जो फोर्स इन मीडियम होता था वो फोर्स इन वैक्यूम से कापा टाइम्स कम होता था। कब पढ़ाया था ये? कई बच्चे सोच रहे होंगे यार ये पढ़ाया कब भाई? भैया पढ़ाया है, वीडियो देखो, पहला दूसरा तीसरा होगा उसी में होगा, बेटे देख लिया कर। मीडियम का जो फोर्स होता है वो वैक्यूम के फोर्स से कापा कम होता है। फोर्स को क्या लिखना बताया? QE। फोर्स को क्या लिखना बताया? QE। Q से Q निपट गया। ओहो, मीडियम में जो फील्ड होती है वो वैक्यूम के फील्ड से कापा टाइम्स कम होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि हाँ, मीडियम में जो फील्ड होती है वो वैक्यूम के फील्ड से कापा टाइम्स कम होती है। मीडियम की फील्ड वैक्यूम की फील्ड से कापा टाइम्स कम होती है। बिल्कुल इस बात को दिमाग में रखेंगे, ठीक है। एक और छोटा सा सवाल, थोड़े से और हिम्मत करके एक सवाल और कर ही लेते हैं। बेटा ये ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यहां एक प्लस ई चार्ज है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्लस ई, एंड दिस इज एल। तो एक बात बताओ, ये प्लस ई जब इसमें अंदर जाएगा तो कैसा रास्ता होगा इसका? तो बहुत सिंपल है यार, अंदर जाएगा तो सीधा तो नहीं जाएगा भाई, देख लो गलत बनाया तो बताओ। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ही सही सा बन गया भाई, क्योंकि पॉजिटिव धक्का देगा बेटा और नेगेटिव इसको ऊपर की तरफ खींचेगा, ठीक है। और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्यारे बच्चों ऐसी ही होगी ना। और मैं फिर कह रहा हूं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी यही होती है कि जिस डायरेक्शन में फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा। हाँ, पॉजिटिव होगा तो उसको उसी डायरेक्शन में धक्का देगा, नेगेटिव होगा तो उसको उसी डायरेक्शन में खींचेगा, ठीक है। तो बेटे एक बात बता, इसका ये पाथ ऐसा हुआ तो क्वेश्चन आया पेपर में ना कि प्रूव दैट पाथ इज पैराबोलिक। अब भैया देख के तो नहीं पता चलता ना, देख के तो बेटे ये भी डाउट हो सकता है कि यार ये सेमी सर्कल हो। तो बोला बताओ अगर ये अंदर जाएगा तो ये ऐसे ऐसे बाहर निकलेगा, तो ये जो रास्ता है ना ये वाला, ये रास्ता इसका पैराबोला ही होगा। ये सवाल है, बताओ अपनी पैराबोला ही होगा, ये दिखाओ। तो कोई बात नहीं। देखा बेटा, जब भी हमें पाथ की बात आती है ना तो फटाक से पाथ के लिए कहीं भी इस पर एक पॉइंट मार लो, x, y। पाथ है तो पाथ में क्या आएगा? पाथ है तो इक्वेशन है, और इक्वेशन है तो एक्स वाई मान लो। अच्छा, अब बेटा एक बार तेरे को x में सोचना है और y में सोचना है। अरे x y माना है तो z में थोड़ी सोचेगा यार, x और y में ही सोचेगा, तो x में सोचेगा। तू बोलेगा सर मैं x में सोचता हूं। पता बेटा x के अलोंग इसकी स्पीड क्या थी? u, ये दिया हुआ था, v दिया हुआ था। अच्छा, x के अलोंग फील्ड कितना है बेटा? 0, शाबाश। तो फोर्स कितना होगा? 0। मतलब x वाली स्पीड हमेशा कांस्टेंट।
अच्छा, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी? 0, क्योंकि सब एक्स में था। वाई डायरेक्शन में फील्ड कितना है? E। वाई डायरेक्शन में फोर्स कितना होगा? QE। तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा? QE बाई m। ओहो, फील्ड वाई में है तो फोर्स भी वाई में है, एक्सेलरेशन भी वाई में है, एक्स में कुछ भी नहीं है। तो एक बात बताओ बेटे, अगर मैं बोलूं बेटा एक्स का फॉर्मूला बताओ, तो एक्स का फॉर्मूला बोलोगे ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यू सब एक्स का लेना, ut प्लस हाफ, फोर्स 0 है तो बेटा एक्सेलरेशन भी एक्स में 0 ही होगा, t स्क्वायर। ओ भाई साहब, x इज इक्वल टू vt आ गया। टाइम तो वही लगेगा ना, जब ये चला तो माना कि यहां से यहां इसको जाने में कितना टाइम लगा, तो हमने माना इसको यहां से जाने में टाइम t लगा था, तो हमने लगाया। फिर हम एक बार फॉर्मूला y के लगाएंगे, बोलो y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ QE बाई m इंटू टी स्क्वायर। वाई प्रोजेक्टाइल सबने पढ़ा है, y की बात करेंगे तो हर कुछ y का लेते हैं। तो देखा जाए तो x अपना vt आ गया और y अपना हाफ। ठीक है बेटा, लेकिन जानता है बेटे, जब भी कभी पाथ की बात हो ना, अगर तुमने मैथ्स पढ़ा होगा तो पाथ को लोकस बोलते हैं, और पाथ जब भी निकालना है तो किसको एलिमिनेट करते हैं? टी को। एकदम इसको गांठ बांध ले, एकदम गांठ बांध के रख ले भाई, कभी भी अगर पाथ की बात हो टाइम को एलिमिनेट करो। तो पाथ का मतलब क्या था? बोला पाथ बताओ, तो हमने बोला पाथ मतलब एक्स और वाई, तो हमने कहीं भी एक्स वाई मान लिया। अब एक्स वाई माना तो हमने बोला एक बार एक्स में सोचते हैं, एक बार वाई में सोचते हैं। एक्स में फील्ड भी 0, एक्स में फोर्स भी 0, एक्स में एक्सेलरेशन भी 0, एक्स में वेलोसिटी इतनी थी तो एक्स लिख दिया। वाई में वेलोसिटी 0 थी क्योंकि शुरू में एक्स में था, लेकिन वाई में फील्ड है, फोर्स है, ये है, वाई निकाल लिया। अब टी को एलिमिनेट कैसे करेंगे बेटा? तो यहां से टी की वैल्यू इसमें पुट कर लो, वाई इज इक्वल टू हाफ QE बाई m इंटू टी कितना होगा बेटे? एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। तो वाई इज इक्वल टू हाफ। बेटे क्या ये सारी चीजें कांस्टेंट नहीं है? देखो तो एक बार, Q इज अ कांस्टेंट, E इज अ कांस्टेंट, मास इज अ कांस्टेंट, V इज अ कांस्टेंट, और ये रहा अपना डेरिवेशन, द पाथ इज पैराबोलिक। भाई साहब 11th क्लास में तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, तो अपने को कुछ भेजे में तो है नहीं भाई, तो भेजे में रखना पड़ेगा ना, तभी तो याद रहेगा, तभी तो चीजें समझ आएंगी। तो जब भी कभी 2D का सवाल हो तो एक बार x में सोच बेटा, एक बार y में सोच बेटा, और जब भी कभी पाथ हो, मैथ्स में लोकस हो, t को एलिमिनेट करने का सोचा जाता है, यूं काम बन जाता है। एक छोटा सा पॉइंटर इसी में लिखाऊंगा, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप वीडियो को पॉज करके लिख लो, ठीक है? एक छोटा सा पॉइंटर यहां पे लिखना चाहता हूं बेटा। देख यहां पे एक चीज हुई है, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन क्या है मैं दिखाता हूं। यहां पर ओरिजिनल पाथ तो ये था, लेकिन निकलते निकलते ये यहां पहुंच चुका है, तो दिस y इज कॉल्ड एज द डिफ्लेक्शन। तो यहां पर जो y है ना, y को हम क्या बोलते हैं? दिस y इज कॉल्ड एज डिफ्लेक्शन, क्योंकि बेटे ये y ही है, ये y वो अमाउंट है जिससे वो अपने रास्ते से भटक गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो सीधा जाता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण वो इतना भटक चुका है। तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला बेटा यहां से देख, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है हाफ QE बाई m इंटू एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, है ना बेटा? अगर मैं बिल्कुल एंड की बात करूं, एंड आखिरी में, तो मान ले मैं बोलता हूं कि दिस डिस्टेंस इज L, तो मैं बोल सकता हूं कि जब एंड पर चला गया तो दिस इज L, तो L जाने पर उसका डिफ्लेक्शन y है, कोई बात नहीं। तो ध्यान से देखेगा ना बेटे, तो V कांस्टेंट है, L इससे मैक्सिमम चलेगा नहीं, कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, लेकिन मास तो हम देखेंगे क्या है, E कांस्टेंट है। ये तीन चीज तो खैर सबके लिए कांस्टेंट है, सबके लिए, कोई भी चार्ज, कोई भी मास, कुछ भी जाए, सबको इसी स्पीड से भेजा, L कांस्टेंट। तो अगर मैं E L V को कांस्टेंट ले लूं, तो अभी कभी आपको बेटे दिमाग में चीज फिट करनी है कि डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाई मास का रेशियो। डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाई मास का रेशियो। डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाई मास का रेशियो। अगली क्लास में इस पर एक न्यूमेरिकल दूंगा, मैं उम्मीद करूंगा हर बच्चे को यह याद होगा
कि हाँ अगर इस तरह के केस में कोई अंदर जाता है, एक बढ़िया एग्जांपल लूंगा, उसमें अगली क्लास में मैं सारा रिवीजन करा दूंगा एक बार, ठीक है, सारा करा दूंगा। आपको अगली क्लास में इसकी वर्कशीट भी मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्म में, उसको आप डाउनलोड करके पूरा लगा जाओ। वैसे मैं उसके पूरे सोल्यूशन दूंगा। अपने दोस्तों में इसको शेयर करो बेटे, कोई डाउट हो पूछो। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और मजे करेंगे, चीजों को और अच्छे से समझेंगे, और बस जिंदगी के मजे लो, ऐश करो। टेक केयर, बाय।